Today's lecture we are going to study about the consequences of fault. ओके तो हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था उसमें देखा था कि जो बेसिक एलिमेंट्स है पावर सिस्टम के उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो सबसे पहले उसमें जो मेन 3 जो एलिमेंट्स थे उसमें फर्स्ट था वो था जनरेटिंग स्टेशन, सेकंड लोड सेंटर एंड थर्ड है जनरेटिंग स्टेशन और लोड सेंटर को कनेक्ट करने वाली लिंक। और जनरेटिंग स्टेशन और लोड सेंटर है दोनों को लिंक करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का यूज़ होता है। ओके उसके अलावा हमने सिंगल लाइन डायग्राम देखा था पावर सिस्टम का। स्विच गियर क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या होता है, एबनॉर्मलिटी क्या होती है, फॉल्ट क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एबनॉर्मलिटी एंड फॉल्ट, what are the causes of fault. So these are the topics that have been covered in previous lecture. Now in today's lecture we are going to study about the consequences of fault. Okay, तो सबसे पहले जो फॉल्ट होता है तो उसकी क्या क्या असर होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उसमें फर्स्ट है वो है आर्क में बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉल्ट। ओके यानी कि फॉल्ट होने की वजह से आर्क प्रोड्यूस हो सकती है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ फायर व्हेन द आर्क इज़ प्रोड्यूस्ड इन द इक्विपमेंट ड्यू टू द फॉल्ट। यानी कि आर्क होने की वजह से इंसुलेशन खराब होता है। कोई बार इंसुलेशन है वो जलने भी लगता है, तो इसकी वजह से जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो बर्न होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसकी वजह से जो भी इक्विपमेंट यूज़ होता है उसके पास में अगर हेल्दी इक्विपमेंट है वो भी आग की लपेट में आके जल सकता है। थर्ड है लार्ज करंट फ्लोज ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। यानी कि शॉर्ट सर्किट जब होती है तो क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होता है, तो इसकी वजह से सिस्टम वोल्टेज है वो डिक्रीज़ होता है और सिस्टम वोल्टेज डिक्रीज़ होने की वजह से जो कंज्यूमर को जो वोल्टेज मिलते हैं वो कम मिलते हैं। फोर्थ वन है मोटर्स टेक इंक्रीज्ड करंट ड्यू टू द रिड्यूस्ड वोल्टेज, सो द मोटर्स आर ओवरहीटेड। यानी कि जो लाइन वोल्टेज होते हैं उसकी सर्टेन लिमिट्स होती है, सो विद इन दैट लिमिट्स वोल्टेज मस्ट बी देयर। अगर जो लाइन वोल्टेज है उसकी वैल्यू वो परमिसिबल लिमिट से बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मोटर होती है उसकी जो स्टार्टर होते हैं उसमें 9 वोल्ट कॉइल होती है वो ट्रिप हो जाती है और मोटर है वो रन करना बंद हो जाती है, यानी कि मोटर विल बी स्टॉप्ड। सप्लाई वोल्टेज जब नॉर्मल हो जाता है तब उसको रीस्टार्ट किया जाता है, तो इसकी वजह से इकोनॉमिकल नुकसान होता है। नेक्स्ट वन है प्रेशर कॉइल ऑफ सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कैन नॉट ऑपरेट ड्यू टू द रिड्यूस्ड वोल्टेज। अब द इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज पढ़े हैं बराबर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे काम करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिले होते हैं उसकी जो प्रेशर कॉइल होती है वो रिड्यूस्ड वोल्टेज पे ऑपरेट हो सकती नहीं है। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट। लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट। यानी कि जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है और जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से जो इक्विपमेंट रहते हैं उसमें नुकसान होता है। सो दिस आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉल्ट। तो फर्स्ट है फॉल्ट की वजह से आग प्रोड्यूस होती है। सेकंड वन है फॉल्ट की वजह से जो इंसुलेशन है वो भी जल सकता है। इंसुलेशन अगर जलता है कोई भी इक्विपमेंट का तो उसके पास में कोई हेल्दी इक्विपमेंट रखा हो तो वो भी जलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। थर्ड है शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है, तो इसकी वजह से जो सिस्टम वोल्टेज होता है वो रिड्यूस होता है
और सिस्टम वोल्टेज रिड्यूस होता है, इसकी वजह से जो कंज्यूमर को जो वोल्टेज मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते, बट वो डिक्रीज़ होते हैं। अब जब भी लाइन वोल्टेज है वो डिक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से जो मोटर्स होती है इट विल ड्रॉ मोर करंट, यानी कि मोटर है वो ज़्यादा करंट लेती है और उसकी वजह से वो गर्म हो जाती है। अगर लाइन वोल्टेज है वो परमिसिबल लिमिट से अगर डिक्रीज़ हो तो उसकी वजह से जो मोटर का जो स्टार्टर्स होते हैं उसकी जो नो वोल्ट कॉइल होती है वो ट्रिप हो जाती है और मोटर स्टॉप हो जाती है। जब भी सप्लाई वोल्टेज नॉर्मल होता है तब मोटर को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो इसकी वजह से इकोनॉमिकल नुकसान भी होता है। जो वोल्टेज है वो रिड्यूस होते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की जो प्रेशर कॉइल होती है वो ऑपरेट नहीं हो सकती। अब जब भी शॉर्ट सर्किट होती है तो इसकी वजह से करंट है वो ज़्यादा फ्लो होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट है उसको नुकसान होता है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉल्ट। नाउ स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फॉल्ट। टेबल में आपको पावर सिस्टम की जो इक्विपमेंट्स है उसमें फॉल्ट जो होते हैं उसको परसेंटेज आपको दिखाएगा। अगर ओवरहेड लाइन हो तो जो टोटल जो फॉल्ट्स होते हैं उसमें से 50% फॉल्ट है जो ओवरहेड लाइंस पे होते हैं। सेकंड है वो है अंडरग्राउंड केबल, यानी कि 10% फॉल्ट रहते हैं वो अंडरग्राउंड केबल में रहते हैं। स्विच गियर में 15% रहता है, जबकि ट्रांसफार्मर में 12% फॉल्ट की पॉसिबिलिटी रहती है। CT&PT यानी कि कंट्रोल ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इट विल कवर 2% ऑफ द फॉल्ट फ्रॉम द 100%. Now control equipment will cover 3% of the fault and miscellaneous 6% of fault. यानी कि सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो टेबल में से कि ओवरहेड लाइन में सबसे ज़्यादा फॉल्ट होते हैं और उसका जो मेन रीज़न है वो है कि जो ओवरहेड लाइन होती है वो ओपन होती है, तो इसकी वजह से एनिमल्स है, बर्ड्स है, एनीवन कैन हार्म overhead lines, and because of that fault will take place. So because of that the possibility of fault is more comparatively other equipments in overhead lines. Now next is the type of fault in overhead line. तो overhead lines है उसमें कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं। सो उसमें जो फर्स्ट वन है वो है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सेकंड है लाइन टू लाइन फॉल्ट, थर्ड है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या तो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, एंड फोर्थ वन है लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो सबसे पहले है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो जो भी 3 फेज लाइन होती है उसमें RYB यानी कि 3 लाइन होगी और एक ग्राउंड होगा। ओके, तो सबसे पहला जो फॉल्ट है वो है उसमें क्या होगा, जो 3 लाइन है उसमें से कोई भी एक फेज में से एक फेज वायर और अर्थ, इन दोनों के बीच में जो इंसुलेशन होता है उसमें ब्रेक होता है, तब जाके लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। ओके, सो व्हाट इज मीन्ड बाय लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो कोई भी एक फेज और अर्थ, इन दोनों के बीच में इंसुलेशन के ब्रेक होने से जो फॉल्ट होता है उसको बोलते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। नाउ सेकंड इज द लाइन टू लाइन फॉल्ट। सो लाइन टू लाइन फॉल्ट क्या होगा कि कोई भी जो 2 लाइन है, या तो वो RY हो सकती है, YB हो सकती है, RB हो सकती है, उन दोनों के बीच में जो इंसुलेशन होता है वो अगर ब्रेक होता है तो जो फॉल्ट होता है उसको लाइन टू लाइन फॉल्ट कहा जाता है। थर्ड है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या तो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट।
तो ये जो फॉल्ट होगा उसमें क्या होगा कि दो लाइन जो होती है वो मिल के ग्राउंड के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये जो फॉल्ट होगा उसको बोलेंगे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। एंड फोर्थ वन है लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो ये जो फॉल्ट है उसमें तीनों लाइन वायर होते हैं वो मिलने की वजह से लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ ए प्रोटेक्टिव सिस्टम। सो जो पावर सप्लाई सिस्टम होती है उसमें एबनॉर्मल कंडीशन या तो फॉल्ट कंडीशन प्रोड्यूस होती है, तो उस टाइम पे जो फॉल्टी कंपोनेंट्स होता है उसको सिस्टम में से या तो एज सुन एज पॉसिबल यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर करना ज़रूरी होता है। अगर ये ना किया जाए तो जो फॉल्ट है वो स्प्रेड हो जाता है और उसकी वजह से सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम? ओके, तो इसके लिए जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है उसको सेटअप किया जाता है। अब प्रोटेक्टिव सिस्टम का काम क्या है? तो उसमें उसके दो काम हैं, एक प्राइमरी फंक्शन है, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है। नाउ प्राइमरी फंक्शन, तो प्राइमरी फंक्शन में क्या आएगा? तो प्रोटेक्टिव रिले डिटेक्ट्स द फॉल्ट and the faulty component is isolated from the system with the help of the switch gear. This is the primary function of the protective relay. Okay, तो प्राइमरी फंक्शन में क्या आएगा कि जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है उसको रिले डिटेक्ट करता है और जो स्विच गियर है उसके थ्रू फॉल्टी कंपोनेंट है उसको सिस्टम में से आइसोलेट कर दिया जाता है। तो रिले का काम क्या होगा कि फॉल्ट को डिटेक्ट करना, और जो स्विच गियर है यानी कि सर्किट ब्रेकर है, फ्यूज़ है, तो उसका क्या काम होगा? जो फॉल्टी कंपोनेंट है उसको सिस्टम में से आइसोलेट कर देने का। ओके, तो दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिव रिले। यानी जो रिले होती है तो उसकी हेल्प से फॉल्ट को डिटेक्ट किया जाता है। तो रिले का काम क्या है कि वो बताएगा कि फॉल्ट होने वाला है, यानी कि इट कैन सेंस द एबनॉर्मल कंडीशन एंड आफ्टर दैट इट विल गिव सिग्नल टू द स्विच गियर टू आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम द हेल्दी सेक्शन। जब भी एबनॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसके बाद ही रिले फंक्शन करना शुरू करता है। जो ट्रांसफार्मर में हमने देखा था कि गैस ऑपरेटेड रिले, तो जो गैस ऑपरेटेड रिले है एक वही रिले ऐसा है कि जो ट्रांसफार्मर में जो फॉल्ट होने वाला है वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर देता है। ओके, बट बाकी सब जो रिले है उसमें क्या होगा कि जब भी एबनॉर्मल कंडीशन या तो फॉल्ट होता है तब वो उसको सेंस करता है और बाद में आगे सिग्नल भेजता है स्विच गियर को कि फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर दिया जाए। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो प्राइमरी फंक्शन के लिए प्रोटेक्टिव रिले रखा जाता है। तो प्रोटेक्टिव रिले है वो फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा और जो फॉल्टी कंपोनेंट है उसको हेल्थी कंडीशन से आइसोलेट करेगा बाय यूजिंग स्विच गियर। नाउ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम, तो उसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है? तो जो रिले है वो प्राइमरी फंक्शन को परफॉर्म करेगा, बट जो फॉल्ट हुआ है वो किस टाइप का फॉल्ट है, उसकी लोकेशन कौन कौन सी है, वो भी रिले कोई बार इंफॉर्मेशन देता है। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सो व्हाट इज सेकेंडरी फंक्शन? सो गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ फॉल्ट एंड लोकेशन ऑफ द फॉल्ट। सो दिस इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिव रिले। सो फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम क्या होता है कि जब भी फॉल्ट हो या तो एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होती है तो उसको डिटेक्ट करना और उसके बाद जो फॉल्ट है वो किस टाइप का है, उसका लोकेशन कौन सा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है।
नाउ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोटेक्टिव सिस्टम। तो हमने पहले जो क्वेश्चन देखा था वो था बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए पावर सिस्टम। अब यहाँ पे है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोटेक्टिव सिस्टम। तो प्रोटेक्टिव सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो उसमें फर्स्ट है वो है सेंसिंग एलिमेंट्स। यानी सेंसिंग एलिमेंट्स में करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इंक्लूड किए जाते हैं। सेकंड है सिलेक्टर। तो सिलेक्टर में समेशन ट्रांसफार्मर को ऐड किया जाता है। थर्ड वन है मेजरिंग एलिमेंट्स, जिसमें कंपैरेटर एंड रिले को ऐड किया जाता है। फोर्थ है एम्पलीफायर एंड फिफ्थ वन है एक्चुएटर। ओके, सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोटेक्टिव सिस्टम। अब जब भी फॉल्ट होता है, ओके, तो जब भी फॉल्ट होता है तो क्या होगा कि फॉल्ट या एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है और वोल्टेज की कीमत होती है वो डिक्रीज़ होती है। तो जो करंट ट्रांसफार्मर है या तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, उसकी हेल्प से ये जो करंट और वोल्टेज में जो चेंजेस आते हैं उसको सेंस किया जाता है। फॉल्ट है वो उसके जोन में है या उसके जोन से बाहर है, वो चूज़ करने का काम करता है सिलेक्टर या तो समेशन ट्रांसफार्मर। ओके, तो सेंसिंग एलिमेंट यानी कि जो करंट ट्रांसफार्मर है और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज और करंट को सेंस करेगा। सिलेक्टर है वो फॉल्ट है वो उसके जोन में है या नहीं या बाहर के जोन का है वो डिसाइड करेगा। उसके बाद आएगा कंपैरेटर। तो फॉल्ट अगर अपने जोन का होगा वो डिसाइड हो जाने के बाद कंपैरेटर या तो रिले ऑपरेट होते हैं और स्विच गियर को वो सिग्नल देते हैं। अब यहाँ पे जो रिले सिग्नल भेजता है उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, तो इसकी वजह से उसके एम्पलीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो एम्पलीफायर होता है उसका क्या काम है कि जो रिले सिग्नल जनरेट करता है तो वो जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करने का काम एम्पलीफायर करता है। अब यहाँ पे ये जो सिग्नल है एम्पलीफाई हुआ वो सर्किट ब्रेकर को दिया जाता है और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो है वो प्रोटेक्शन की बेसिक अरेंजमेंट है। ओके, तो आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर बस बार को रखा गया है। ओके, तो बस बार में से लेके सर्किट ब्रेकर के थ्रू यहाँ पे ये जो है वो सर्किट ब्रेकर है। ओके, तो सर्किट ब्रेकर के थ्रू फीडर को लिया गया है। ओके, अब जो करंट ट्रांसफार्मर है तो करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू जो फीडर में से करंट फ्लो होता है उसको सेंस करवाया जाता है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो जो सीटी है, ओके, तो सीटी क्या करेगा कि जो भी करंट यहाँ से फ्लो होता है फीडर में से उसको वो सेंस करता है। तो सीटी की जो सेकेंडरी का जो करंट है वो रिले को दिया जाता है। ओके, यहाँ पे ये जो सेकेंडरी है वो किसको दी गई है? रिले कॉइल को दी गई है। तो जब भी कंडीशन नॉर्मल होती है या तो हेल्दी कंडीशन होती है उस टाइम पे सीटी का जो सेकेंडरी करंट होता है उसकी वैल्यू कम रहती है। तो इसकी वजह से जो रिले में से करंट फ्लो होता है वो भी कम होता है और इसकी वजह से आर्मेचर विल नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। बट जब भी फॉल्ट होता है तब फीडर में से जो करंट होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से सीटी का सेकेंडरी करंट है वो भी इंक्रीज़ होता है और उसकी वजह से रिले कॉइल में से जो करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। तो इसकी वजह से आर्मेचर अट्रैक्ट होता है
और जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ओके, कॉन्टैक्ट्स अगर क्लोज हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी सर्किट ब्रेकर हमने कनेक्ट किया है तो उसकी जो ट्रिप कॉइल की सर्किट है वो भी क्लोज हो जाएगी, यानी कि द सर्किट ऑफ ट्रिपिंग कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर विल बी क्लोज्ड। तो इसकी वजह से जो ट्रिप कॉइल है वो एनर्जाइज होती है और जो सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और जो फीडर है वो सिस्टम में से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो ट्रिप कॉइल है। ओके, और ये जो है आर्मेचर है। तो जैसे ही रिले में से करंट फ्लो बढ़ जाएगा तो करंट फ्लो के बढ़ने की वजह से जो आर्मेचर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो जैसे वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा तो यहाँ पे उसके कॉन्टैक्ट्स बंद हो जाएंगे और जो ट्रिपिंग कॉइल है सर्किट ब्रेकर की उसको पूरा क्लोज पाथ मिलता है। तो इसकी वजह से जो सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स है वो ओपन हो जाएंगे और सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे जो पूरा फीडर है वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो हाउ दिस प्रोटेक्टिव सिस्टम वर्क, वी हैव सीन दैट कि सबसे पहले क्या होगा, फीडर में से करंट फ्लो होता है। ओके, जब भी नॉर्मल कंडीशन होती है तो उस टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीटी की जो सेकेंडरी होती है उसको रिले कॉइल के साथ कनेक्ट किया गया है। सेकेंडरी में से करंट कम फ्लो हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में, तो रिले में से भी करंट फ्लो कम होगा। तो इसकी वजह से जो आर्मेचर है इट विल नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द रिले कॉइल। But if just suppose fault happens and because of that the value of the current in the secondary of the CT will increase, and because of that the value of the current in the relay coil is also increase, so that armature attracted towards the relay coil. Okay, as armature attracted towards the relay coil, because of that trip coil of the circuit breaker will get closed path, and that's why contacts of the circuit breaker will get open and feeder will be disconnected from the circuit, यानी कि जो feeder है वो सर्किट में से आइसोलेट हो जाएगा। एंड इन दिस वे प्रोटेक्टिव सिस्टम विल वर्क व्हेन फॉल्ट विल अकर। नाउ नेक्स्ट वन है डिजायर्ड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। उसकी जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी प्रोटेक्टिव सिस्टम सेटअप की जाती है तो उसके जो सेटअप है वो हम जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है वो गैस करते हैं, उसके हिसाब से पूरी प्रोटेक्शन सिस्टम को बनाया जाता है। ओके, तो वो हम जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से ही वो कम से कम टाइम में फॉल्ट को क्लियर करे। इसलिए कुछ कंपलसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो प्रोटेक्टिव सिस्टम में होनी चाहिए। ओके, तो उसमें जो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। उसमें फर्स्ट वन है रिलायबिलिटी, सेकंड वन है सेंसिटिविटी, थर्ड वन इज़ द सिलेक्टिविटी, फोर्थ वन इज़ द डिस्क्रिमिनेशन, फिफ्थ वन इज़ द स्पीड, सिक्स्थ वन इज़ द सिंप्लिसिटी एंड सेवन्थ वन इज़ द इकोनॉमी। ओके, तो सबसे पहले हम रिलायबिलिटी क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी यानी क्या कि जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो रिलायबल होना चाहिए, यानी कि जो सिस्टम है वो खुद काम करना बंद नहीं हो जाना चाहिए। तो ये है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर फॉल्ट होता है उस टाइम में ही अगर सिस्टम काम ना करे तो उसको सेटअप करने का कोई मीनिंग ही नहीं रहता। तो अगर हम रिलायबिलिटी को डिफाइन करने जाए तो रिलायबिलिटी मीन्स कि जो
फेल ना हो सिस्टम, उसको हम बोल सकते हैं रिलायबिलिटी, कि उसका जो फंक्शन है वो होना ही चाहिए। अगर सिस्टम प्रोटेक्शन सिस्टम फेल होती है तो उसमें कौन कौन से रीज़न है? तो एक तो रिले हो सकता है, ब्रेकर हो सकता है, वायरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, करंट ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, बैटरी है। इन सब में इनसे अगर किसी एक पार्ट में भी डिफेक्ट होती है तो प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो पूरी फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है। ओके, तो कि इसके लिए इन सभी का मेंटेनेंस करना पड़ता है और सभी जो उसकी सीक्वेंस है, जो ग्रुप है पूरा प्रोटेक्टिव सिस्टम का, वो रिलायबली काम करना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग स्टाफ है वो भी अगर कोई मिस्टेक कर दे तो भी प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो फेल हो सकती है। अगर रिलायबिलिटी बढ़ानी है तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो रिले सिस्टम होती है उसकी डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए। ओके, अच्छी यानी कि इट इज़ नॉट लाइक बाय लुक। ओके, यानी कि डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वो प्रॉपरली काम करना चाहिए। सेकंड है वो है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रिले, यानी कि जो रिले है वो प्रॉपर रिले चूज़ करना पड़ता है। ओके, अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे यूनिट्स है उसमें भी रिले के टाइप्स पढ़ने में आएंगे। बहुत सारे टाइप्स के रिले होते हैं, हर एक की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है। कुछ रिले है वो डिस्टेंस के हिसाब से काम करते हैं, कुछ होते हैं वो टाइम के हिसाब से काम करते हैं, कुछ रिले होते हैं वो इम्पीडेंस के हिसाब से काम करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे कौन सा रिले हमने चूज़ किया है। अगर हमने इम्पीडेंस रिले रख दिया, ओके, इम्पीडेंस रिले है और हमने दिया है अगर ओवर करंट प्रोटेक्शन, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। यानी कि रिलायबिलिटी इंक्रीज़ करनी है तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर रिले को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि सिलेक्शन ऑफ गुड मटेरियल एंड इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट है, जो भी इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं वो ISI सर्टिफाइड होना चाहिए, उसका मटेरियल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो पूरी सिस्टम है उसका मेंटेनेंस बहुत अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर धूल मिट्टी सब जम जाता है तो उसकी वजह से इंसुलेशन है वो कम हो जाता है। इंसुलेशन अगर कम होता है तो शॉर्ट सर्किट्स होती है, अगर इंसुलेशन डैमेज हो गया हो तो भी फॉल्ट होते हैं। तो इसकी वजह से जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है उसका जो हर एक इक्विपमेंट है उसका मेंटेनेंस बहुत अच्छे से होना चाहिए। और जितना टाइम इंटरवल हो उस टाइम पे टेस्टिंग भी होना चाहिए और चेकिंग भी होना चाहिए, यानी कि पीरियोडिक टेस्टिंग एंड चेकिंग ऑफ द ईच एंड एवरी इक्विपमेंट ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम। ओके, तो अगर हम शॉर्ट में देखने जाए कि अगर रिलायबिलिटी हमें इंक्रीज़ करनी है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो एक तो गुड डिज़ाइन ऑफ द रिले सिस्टम, रिले सिस्टम की अच्छी डिज़ाइन होनी चाहिए, गुड डिज़ाइन होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रिले, यानी कि प्रॉपर रिले को चूज़ करना पड़ता है। जो रिले है, जो इक्विपमेंट है वो भी गुड मटेरियल के होने चाहिए। जो पूरी सिस्टम है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए और पीरियोडिक टेस्टिंग भी होना चाहिए और उसका चेकिंग भी होना चाहिए। ओके, सो ऑल दिस इज़ कवर्ड इन द रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी में क्या होना चाहिए कि जो भी प्रोटेक्शन सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, यानी कि जो सिस्टम है शुड नॉट स्टॉप वर्किंग ऑफ इट्स ऑन। नेक्स्ट वन है वो है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी यानी क्या होगा कि एबिलिटी ऑफ द रिले टू ऑपरेट फ्रॉम द सिग्नल ऑफ द मिनिमम मैग्नीट्यूड। तो सेंसिटिविटी यानी क्या होगा कि अगर उसका
जो सिग्नल है उसका अगर मिनिमम यानी कि कम से कम मैग्नीट्यूड भी उसको मिल जाए तो भी रिले है वो ऑपरेट होना चाहिए। तो रिले की जो सेंसिटिविटी होती है उसको वोल्ट एम्पियर में यानी कि VA से दिखाया जाता है कि इतने VA पर उसकी सेंसिटिविटी है और उस टाइम पे ये रिले ऑपरेट हो जाता है। जैसे सपोज़ अगर हम एग्जांपल दें तो अगर कोई एक रिले है उसको ऑपरेट होने के लिए 2 वोल्ट एम्पियर ज़रूरी होता है, जबकि दूसरा कोई रिले हो तो उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो 5 वोल्टेज एम्पियर है, यानी कि उसको ऑपरेट होने के लिए 5 वोल्ट एम्पियर की ज़रूरत होती है। तो जो फर्स्ट वाला रिले है कि जो 2 वोल्ट एम्पियर पे उसकी सेंसिटिविटी दी गई है वो दूसरे रिले से ज़्यादा अच्छा रहता है, यानी कि कम से कम मैग्नीट्यूड का सिग्नल होगा तो भी वो ऑपरेट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी, यानी कि एबिलिटी ऑफ द रिले टू ऑपरेट फ्रॉम द सिग्नल ऑफ द मिनिमम मैग्नीट्यूड, यानी कि कम से कम मैग्नीट्यूड में भी रिले है वो ऑपरेट हो सकता है। इसको हम बोलेंगे सेंसिटिविटी। थर्ड वन है वो है सिलेक्टिविटी। तो सिलेक्टिविटी यानी क्या होगा कि जो रिले है उसकी एबिलिटी टू सेंस द फॉल्ट इन इट्स ओन जोन और टू ऑपरेट द सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट द फॉल्टी कंपोनेंट विदाउट अफेक्टिंग अदर हेल्दी सेक्शंस विच आर नॉट इन इट्स जोन। ओके, तो सिलेक्टिविटी क्या होगा कि जिस हिस्से में फॉल्ट होता है वो ही फॉल्ट को सेंस करके दूसरा जो जोन है उसको कोई भी इफ़ेक्ट किए बिना खुद के जोन का ही सर्किट ब्रेकर है उसको ऑपरेट करने की जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी। ओके, तो प्रोटेक्टिव सिस्टम में क्या होगा कि डिफरेंट जोन होते हैं। एक जोन है वो ट्रांसमिशन लाइन का जोन है, दूसरा है वो ट्रांसफॉर्मर का प्रोटेक्शन जोन है। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन में अगर फॉल्ट हो रहा है तो ट्रांसमिशन लाइन का ही जो सर्किट ब्रेकर है वो ही ऑपरेट होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि भाई जो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रोटेक्शन दिया गया है तो वो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाए। तो ये जो है वो सिलेक्टिविटी करती है। तो सिलेक्टिविटी यानी क्या होगा कि जो रिले है उसको पता चलना चाहिए, उसको सेंस करना है कि भाई ये जो फॉल्ट है वो मेरी जोन का ही है, इट इज़ नॉट आउटसाइड माई जोन, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर का जोन है उसका नहीं है। ओके, तो सबसे पहले यानी उसने ये डिटेक्ट कर लिया कि ये जो है वो मेरी जोन का फॉल्ट है। ओके, तो वो उसको डिटेक्ट करेगा और उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मर का जो जोन है उसके जो सर्किट ब्रेकर है उसके जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उसको कुछ भी अफेक्ट करे बिना खुद का जोन का जो सर्किट ब्रेकर है उसको ही वो ऑपरेट करेगा। इसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी। ओके, तो उसको चूज़ करना है कि भाई ये मेरे जोन का सर्किट ब्रेकर है कि जहाँ पे फॉल्ट हुआ है उसको हम बोलेंगे सिलेक्टिविटी। उसको सिलेक्ट करना है कि मेरा जोन है या बाहर का जोन है और बाद में अपने जोन का ही सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करके जो फॉल्टी सेक्शन है उसको हेल्दी सेक्शन में से आइसोलेट करना। इसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी। अगर सिस्टम है वो खुद की जोन का ही फॉल्ट है उसको डिटेक्ट करके फॉल्टी सेक्शन को अगर रिमूव करता है या तो आइसोलेट करता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सिलेक्टिविटी। और जो सिस्टम है उसको यूनिट सिस्टम कहा जाता है। अगर नॉन यूनिट सिस्टम होती है, ओके, तो नॉन यूनिट सिस्टम क्या होती है कि जो सिलेक्टिविटी है इट इज़ ऑब्टेन बाय ग्रेडिंग ऑफ वेरियस जोन्स, यानी कि जो जोन्स है वो ओवरलैप करवाए जाते हैं एक ही। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे टॉपिक है तब उसको हम पढ़ेंगे कि सिलेक्टिविटी इज़ ऑब्टेन बाय ग्रेडिंग वेरियस जोन्स एंड ये जो सिलेक्टिविटी होगी उसको रिलेटिव
सिलेक्टिविटी कहा जाता है। और ये जो सिस्टम होगी उसको नॉन यूनिट सिस्टम कहा जाता है। ओके, नाउ फोर्थ वन इज द डिस्क्रिमिनेशन। तो जो भी रिले का यूज़ किया जाता है उसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर होना चाहिए। सो व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? सो मीन्स it should operate only when the fault occurs in its own zone and should not operate when there is through fault. Means it should be capable to sense whether the fault in its own zone or it is the through fault. यानी कि जो भी रिले को यूज़ किया है उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिसाइड कर पाए कि ये उसके खुद का फॉल्ट है। ओके, डिस्क्रिमिनेट यानी कि उसको क्या बोलते हैं, तफावत खबर પડવી જોઈએ कि આ મારા ઝોનનો ફોલ્ટ છે કે બીજા ઝોનનો ફોલ્ટ છે, એને કહેવાય ડિસ્ક્રિમિનેશન। सेकंड थिंग है कि जो फॉल्ट जो रिले है उसको ये भी सेंस करना पड़ेगा कि जो भी कंडीशन हो रही है वो फॉल्ट की वजह से हो रही है या ओवरलोड की वजह से हो रही है। यानी कि रिले शुड बी कैपेबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फॉल्ट एंड ओवरलोड। जब भी अगर पावर ट्रांसफार्मर को अगर हम देखते हैं तो अगर जब भी पावर ट्रांसफार्मर को स्विच ऑन किया जाता है तो उस टाइम पे इट विल टेक 5 to 7 टाइम्स फुल लोड करंट, और ये जो करंट होगा उस करंट को इंद्रश करंट कहा जाता है। पर ये जो करंट है वो फॉल्ट करंट नहीं है। ओके, तो उस टाइम पे जो ओवर करंट रिले होता है वो ऑपरेट होना चाहिए नहीं। यानी कि रिले शुड हैव डिस्क्रिमिनेटिंग पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू, यानी कि फॉल्ट एंड ओवरलोड कंडीशन। फॉल्ट को पता चलना चाहिए, रिले को पता चलना चाहिए कि फॉल्ट है या ओवरलोड कंडीशंस है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट वन है स्पीड। स्पीड यानी क्या? तो जब भी फॉल्ट होता है तब कम से कम टाइम में रिले है वो ऑपरेट हो जाना चाहिए और फॉल्ट को क्लियर कर देना चाहिए। उसके दो रीज़न हैं कि स्पीडी काम क्यों होना चाहिए। तो उसमें फर्स्ट है कि अगर फॉल्ट है इट विल if a fault persist for the long time then it can damage the equipment. ओके, अगर ज़्यादा टाइम के लिए फॉल्ट अगर रहता है पावर सिस्टम में तो उसकी वजह से जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो सकता है। सेकंड है कि अगर फॉल्ट करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से जो सिस्टम वोल्टेज है वो रिड्यूस होता है, और ये जो रिड्यूस्ड वोल्टेज होता है अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए रहता है तो उसकी वजह से जो हेल्दी सिस्टम होगी उसकी जो मोटर्स है उसके स्टार्टर की एनवीसी कॉइल वो ऑपरेट हो जाती है और इसकी वजह से जो मोटर्स है वो बंद हो जाती है। ओके, यानी कि इफ द सिस्टम वोल्टेज रिड्यूसेस व्हेन द फॉल्ट करंट फ्लोज, इफ रिड्यूस्ड वोल्टेज परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम, okay, for a longer period, so at that time no world coil of starters of the healthy motor operates and motor will stop. Okay, means it will not run। एंड नेक्स्ट है कि अगर फॉल्ट क्लियर नहीं होता है तो जो फॉल्ट है वो हेल्दी सेक्शन में भी स्प्रेड हो जाता है। सो दिस इज द रीज़न वाई रिले मस्ट बी ऑपरेट इन लेस टाइम, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल रिले ऑपरेट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वन है वो है सिंप्लिसिटी, यानी कि जो प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाई है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मेंटेनेंस है वो इजीली हो सकता है और रिलायबिलिटी है वो भी
इंक्रीज होती है अगर सिस्टम सिंपल हो तो, यानी कि नो कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन, नो कॉम्प्लिकेटेड प्रोटेक्टिव सिस्टम, इट मस्ट बी सिंपल, सो बिकॉज ऑफ दैट मेंटेनेंस कैन बी इजीली डन, रिलायबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। एंड लास्ट वन इज़ द इकोनॉमी, यानी कि जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो कॉस्टली होनी चाहिए नहीं। अगर जो उसकी जो कॉस्ट है, अगर उस वो है जो उसकी टोटल जो कॉस्ट होती है उससे 5% ही लिमिट पे हो जानी चाहिए। सो दीज आर द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम।